नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सभी साथियों का लाहौर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले दोस्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि क्लास जो है अपनी राज्य व्यवस्था की वो 9 से 10 लाइव रहती है, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आज इस क्लास को लाइव नहीं कर पाए, इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। कल से निरंतर 9 से 10 राज्य व्यवस्था की क्लास आपको लाइव उपलब्ध करवाई जाएगी। पिछली क्लास में हमने जो बात करने का प्रयास किया था सर, वो टॉपिक का नाम था राज्यपाल। क्या पढ़ रहे थे हम पिछली क्लास में? राज्यपाल को हमने पढ़ना शुरू किया था और राज्यपाल के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ भी ली थी। क्या क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था कि राज्यपाल पद जो है वो कब से सबसे पहले प्रयोग किया गया या कब से इस पद का प्रयोग होना शुरू हुआ। हमने ये भी पढ़ा कि राज्यपाल से पहले राज्यों में या खास तौर पे राजस्थान की बात करें तो यहाँ कौन सा पद हुआ करता था और उस पद को या राज प्रमुख पद को कब समाप्त किया गया। कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ लिया था कि राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। आर्टिकल 153 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन ये कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इस बिंदु को हमने समझा था। वहीं हमने आर्टिकल 154 को भी समझा। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होगा और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से का तात्पर्य है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। फिर हमने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में भी पढ़ा। नियुक्ति केंद्र सरकार के परामर्श पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल नियुक्त ही क्यों होता है, निर्वाचित क्यों नहीं होता, इन बिंदुओं के ऊपर भी बहुत डिटेल में हमने चर्चा की थी। फिर हमने राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 156 के 2 क्लोज जो थे, 2 अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 156 के सब क्लोज हमने राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में पढ़े। अनुच्छेद 156 एक कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहेगा। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का क्या मीनिंग निकलता है, क्या अर्थ होता है, तात्पर्य इसका क्या है, इसको हमने कल की क्लास में समझ लिया था। और हमने एक आर्टिकल 156 2 को भी समझने का प्रयास किया था। आर्टिकल 156 2 जो है, माफी चाहूंगा 156 3 कहता है कि राज्यपाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पे बना रहेगा। फिर हमने राज्यपाल के त्यागपत्र के बारे में पढ़ा और त्यागपत्र के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 156 2 में त्यागपत्र के बारे में जानकारी है और यहीं तक की क्लास को हमने पढ़ा था। उसी बिंदु से मैं शुरू कर रहा हूं। राज्यपाल त्यागपत्र, राज्यपाल त्यागपत्र, राज्यपाल त्यागपत्र। ध्यान से समझना सर, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे। कल की क्लास में हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली थी कि राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं वो किसको सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को पद से हटाने संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। और राज्यपाल के त्यागपत्र के बारे में जानकारी देने वाला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 156 सब क्लोज सेकंड। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल अपने कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और अगर राज्यपाल का पद आकस्मिक रिक्त होता है, अचानक खाली हो जाता है, तो उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। यह भी हमने पढ़ने का प्रयास किया था। राज्यपाल के त्यागपत्र को पढ़ते समय हमें एक बिंदु और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है सर? ध्यान ये रखना है कि कई बार होता क्या है, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और केंद्र का प्रतिनिधि क्यों रखा गया राज्यपाल को, इसके बारे में कल की क्लास में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं। आज उस बिंदु के ऊपर बिल्कुल भी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते कभी कभी राज्यपाल पद का दुरुपयोग भी किया गया है या किया जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार राष्ट्रपति से बोलकर या राष्ट्रपति से कहकर मनमाने ढंग से अपने पद से हटा देती है। और राज्यपाल को मनमाने ढंग से ना हटाया जाए, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया और बहुत ही शानदार निर्णय है।
और इस मामले को आपको याद रखना है। एक वाद है वीपी सिंघल बनाम भारत सरकार के नाम से, याद रखिएगा, वीपी सिंघल बनाम भारत सरकार। कौन सा वाद सर? वाद का नाम है वीपी सिंघल, बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, वीपी सिंघल बनाम भारत सरकार, याद रह जाएगा, वीपी सिंघल बनाम भारत सरकार। ये वाद है सर 2010 का। कब का मामला है? 2010 का ये मामला है। 2010 में माननीय न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने, ये वीपी सिंघल और भारत सरकार के बीच में जो वाद था, ये हमारे माननीय न्यायालय द्वारा एक संवैधानिक पीठ द्वारा सुना गया था। संवैधानिक पीठ का मतलब होता है कि एक ऐसी बेंच, न्यायाधीशों का वह समूह जहां 5 न्यायाधीश सामान्यतः क्या करते हैं, 5 न्यायाधीश मिलकर किसी मामले की सुनवाई करते हैं। इन्हें संवैधानिक पीठ कहा जाता है। जिन लोगों ने मेरे साथ भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ा है उनको बहुत बेहतरीन ढंग से पता है कि संवैधानिक पीठ क्या होती है। आपको मैं संक्षिप्त में केवल इतना बताना चाहूंगा कि 5 न्यायाधीशों की एक बेंच द्वारा जब किसी मामले की सुनवाई की जाती है तो उसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। 2010 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने एक निर्णय दिया, और आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना है, इस संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष थे न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन। याद रखना है, के.जी. बालकृष्णन इस संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल से संबंधित निर्णय दिया, या न्यायालय ने राज्यपाल से संबंधित निर्णय दिया, तो मामला है वीपी सिंघल बनाम भारत सरकार 2010। संवैधानिक पीठ 5 जजों की थी। अध्यक्षता कौन किसने की भाई? के.जी. बालकृष्णन महोदय ने की। इन्होंने निर्णय क्या दिया? इन्होंने निर्णय दिया कि भाई केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करता है, और बहुत बार ऐसा देखा गया या हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो कि केंद्र सरकार मनमाने ढंग से राज्यपाल को उसके पद से हटाए। इसीलिए इस निर्णय में केंद्र सरकार को निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाना चाहिए। ध्यान से समझना है, राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाना चाहिए। और भी कुछ बातें कही थी माननीय न्यायालय ने इस मामले में, लेकिन उनको हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाना चाहिए, केवल इतना आप यहां याद रखिए, नहीं हटाया जाए, बस आपको यहां केवल इतना याद रखना है। इस निर्णय के बारे में बहुत डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि राज्यपाल को मनमाने ढंग से केंद्र सरकार या भारत के राष्ट्रपति नहीं हटाए। ये निर्णय कौन से वाद में दिया गया? तो 2010 के वाद में निर्णय दिया गया, वीपी सिंघल बनाम भारत सरकार वाद में ये निर्णय दिया गया था। कहानी क्लियर हुई? ये सारी बातें हमने पढ़ ली, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, त्यागपत्र के बारे में, कार्यकाल के बारे में, राज्यपाल पद के बारे में। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर आपने नियुक्ति बता दिया, आपने कार्यकाल बता दिया, आपने त्यागपत्र के बारे में बात बता दी, आपने राज्यपाल पद के संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताया, सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि किसी व्यक्ति को यदि राज्यपाल बनाया जाना हो तो राज्यपाल बनाए जाने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? राज्यपाल बनाए जाने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? ध्यान से समझना है आपको साथियों, राज्यपाल से संबंधित योग्यताएं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि योग्यताओं का जो जिक्र है राज्यपाल का वो अनुच्छेद 157 में है, याद रखना है आपको। अनुच्छेद 157 जो है ना, वो राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 157 कहता है कि राज्यपाल की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको सर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि राज्यपाल को जब नियुक्त किया जाता है तो नियुक्त करते समय केवल योग्यताओं का ही ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि राज्यपाल के पद पे नियुक्त करते समय कुछ परंपराओं का भी पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? कुछ परंपराओं का भी पालन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपको एक उलझन भरा प्रश्न दे देते हैं कि निम्न में से कौन सी जो है वो राज्यपाल के पद के बारे में योग्यताएं हैं, और आमतौर पे आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उनमें से एक विकल्प उठा के दे दिया जाएगा परंपराओं में से,
एक विकल्प दे दिया जाएगा योग्यताओं में से। और बहुत सारे साथी जो है वो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताएं भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल के लिए दो ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 उनके बारे में कहता है। सबसे पहले हम योग्यताओं के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे किसके ऊपर, परंपराओं के ऊपर। ठीक है ना, परंपरा क्या होता है ये भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे योग्यताओं की बात करूं तो पहली योग्यता तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को यदि राज्यपाल बनाया जाए तो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यदि राज्यपाल बनाया जाए तो राज्यपाल क्या हो, भारत का नागरिक हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो उसे राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए वो व्यक्ति मूल रूप से भारत का नागरिक हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखना, मूल भारतीय होना अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे साथी जिन्होंने पहले भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ी उनको इस बात के बारे में संदेह हो सकता है, डाउट हो सकता है कि सर मूल भारतीय क्या होता है। मूल भारतीय का मतलब होता है सर ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म ही भारत में हुआ हो, जिसका जन्म ही भारत में हुआ हो। और जो मूल भारतीय ना हो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा तो नहीं लेकिन बाद में भारत का नागरिक बन गया। कहानी क्लियर है। कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए भारत का जन्म से ही नागरिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। बस जब वो राज्यपाल बन रहा है, जब उसे राज्यपाल पद पे नियुक्ति दी जा रही है उस समय भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मूल भारतीय नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। कहानी क्लियर है। दूसरा क्या याद रखना है सर आपको, दूसरी योग्यता भारत का संविधान केवल इतना कहता है कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए सर, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितनी हो, 35 वर्ष हो। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखना, राज्यपाल पद पे नियुक्त करते समय किसी भी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता। शैक्षणिक योग्यता से कोई मतलब नहीं है। यहां मैं लिख देता हूं, यहाँ पे संविधान में कोई शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है। संविधान में कोई शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है। ध्यान से समझना है आपको, कोई शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक से क्या समझे सर, शैक्षणिक का मतलब कितना पढ़ा लिखा हो राज्यपाल, राज्यपाल कितना पढ़ा लिखा हो, इसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। राज्यपाल के बारे में केवल दो योग्यताएं हैं, एक तो क्या भारत का नागरिक हो, मूल भारतीय नागरिक होना भी जरूरी नहीं है। दूसरा, न्यूनतम आयु कितनी हो, 35 वर्ष हो। कितना पढ़ा लिखा हो इसका उल्लेख भी भारत के संविधान में नहीं है। ठीक है ना, ये दो ही योग्यताएं हैं। राज्यपाल के पद के बारे में कुछ परंपराएं हैं जिनका निर्वहन किया जाता है। अब ये परंपराएं क्या होती हैं सर, परंपरा का मतलब है सर ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कुछ नियम कायदे जो नियम कायदे वास्तविक रूप से भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन उन्हें परंपरा के रूप में माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करें, मैं भारत के राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्राध्यक्ष की तुलना करना चाहूं, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति तीसरी बार नहीं लड़ सकता। कोई भी व्यक्ति यदि 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है तो तीसरी बार वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के संविधान में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति पद पे रह सकता है। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान द्वारा यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पे चुनाव लड़ सकता है। अगर वो विजेता रहता है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार। कहानी क्लियर हुई। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, हमारे जो महामहिम है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं जो अब तक बने हैं, आप पाएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद कोई भी व्यक्ति दूसरी बार भारत का राष्ट्रपति बना ही नहीं। दूसरी बार भारत का राष्ट्रपति बना ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते। कोई व्यक्ति 1 बार भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाए
तो दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, संविधान उनको नहीं रोकता। लेकिन परंपरा बन गई है कि एक बार राष्ट्रपति रहने के बाद वो व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति रह चुका है वो दूसरी बार चुनाव ही नहीं लड़ता, नामांकन ही नहीं करता। किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। इससे हमें क्या समझ आया? समझ ये आया कि दूसरी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ता, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संविधान में नहीं लिखा हुआ कि आप दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ नहीं सकते, बल्कि परंपरा बना ली है कि दूसरी बार राष्ट्रपति का नामांकन खुद वो व्यक्ति नहीं भरता जो पहले भारत का राष्ट्रपति रह चुका हो। इसे ही कहते हैं परंपरा। यानी राज्यपाल के लिए जो संविधान कहता है राज्यपाल की योग्यताएं, वो केवल 2 ही योग्यताएं हैं, 2 परंपराएं हैं। इनको आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे और इन्हीं 2 परंपराओं को और योग्यताओं को मिक्स करके प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी राज्यपाल की योग्यता नहीं है या कौन सी राज्यपाल की योग्यता है। आज के बाद इस बात का आप बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्या है सर परंपरा? परंपरा नंबर 1, परंपरा नंबर 1, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। उस राज्य के, शॉर्ट में लिख रहा हूं मुख्यमंत्री, सीएम लिख रहा हूं, उस राज्य के सीएम से परामर्श लिया जाए, परामर्श लिया जाए। ये परंपरा है सर। परंपरा का मतलब क्या है? जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाए वहां के मुख्यमंत्री से पूछ लिया जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए या नहीं किया जाए। कहानी क्लियर है? अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं भजनलाल महोदय, श्रीमान भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मैं एक बार के लिए कल्पना करता हूं, ये मानता हूं कि हमारे कलराज मिश्र साहब जो राज्यपाल है, इनका कार्यकाल पूरा हो गया और किसी दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना है। और दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाए राजस्थान का, जिनका पहले से कोई वैचारिक मतभेद है या राजनीतिक मतभेद है, किसी भी तरीके का मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद है, किसके साथ? माननीय भजनलाल जी के साथ। तो क्या वो राज्यपाल राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं करेगा। और हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब, उनके काम में अड़चन पैदा करेगा कौन? राज्यपाल। मुख्यमंत्री के साथ कोई व्यक्तिगत द्वेष भावना ना रखता हो, मुख्यमंत्री के साथ राजनीतिक द्वेष ना हो, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बेहतर कार्य कर पाए, इसलिए आमतौर पर ध्यान रखा जाता है कि जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए उस मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाता है। कहानी क्लियर है? परामर्श लिया ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, परामर्श लिया ही जाए मुख्यमंत्री से ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये परंपरा है कि परामर्श ले लिया जाता है। कहानी क्लियर है आपके? सर बिल्कुल कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है सर? परामर्श इसलिए लिया जाता है ताकि किसी भी मतभेद के कारण, व्यक्तिगत मतभेद के कारण, राजनीतिक मतभेद के कारण, वैचारिक मतभेद के कारण राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, और टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी तो उस राज्य की जनता को भी इसका नुकसान नहीं होगा। और यदि राज्यपाल के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है तो वहां की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए ये परंपरा आमतौर पे पालन की जाती है। दूसरा क्या है सर? दूसरा ये है कि जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए वो राज्यपाल उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर? यानी नियुक्ति जिस राज्य में की जाती है उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना है। राज्यपाल उस राज्य से संबंधित ना हो, राज्यपाल उस राज्य से संबंधित न हो जिस राज्य में नियुक्त किया जाए, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए
नियुक्त किया जाए। एक बेहतरीन परंपरा है सर, ये इसलिए है क्योंकि अगर राजस्थान का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हो या राजस्थान का निवासी हो, तो आम तौर पे ये संभावना बनी रहेगी कि वो व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा राजस्थान में, वो व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होगा और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यों को प्रभावित करेगा ही करेगा। जिसे ध्यान रखा जाता है कि जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाए या तो उस राज्य का हो ही ना, और अगर उस राज्य का है तो उसका वहां के राज्य की राजनीति से बहुत गहरा कोई संबंध ना हो। ये परंपराएं हैं जो आमतौर पे पालन की जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सर ये परंपराएं हैं, भारत के संविधान में उल्लिखित कोई प्रावधान नहीं है, इनका उल्लंघन किया जा सकता है। और इनका उल्लंघन किया जा सकता है तो आपके जहन में एक ही बात आएगी, सर इनका उल्लंघन किया जा सकता है, क्या कभी इन परंपराओं का उल्लंघन किया गया? भारत के संविधान में ऊपर जो दो योग्यताएं हैं उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संवैधानिक योग्यताएं हैं और संवैधानिक योग्यता का उल्लंघन करना एक गैर संवैधानिक चीज हो जाएगी, एक अवैध कार्य हो जाएगा, इसलिए उनका उल्लंघन नहीं किया जाता। लेकिन कई बार इन परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है। आप कहेंगे सर किया जाता है तो किया गया भी होगा, बिल्कुल किया गया है। कब कब किया गया सर? 3 या 4 बार ऐसे मौके आए हैं मुख्यतः जो मेरे ध्यान में मैं ध्यान कर पा रहा हूं जहां इन परंपरा का उल्लंघन किया गया। कब कब उल्लंघन किया गया उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं परंपराओं का उल्लंघन, साथ में ही याद रह जाएगा आपको, इसलिए याद रखना परंपराओं का उल्लंघन। राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित परंपराओं का उल्लंघन। कब कब परंपराओं का उल्लंघन किया गया उस बात को भी हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। संबंधित परंपराओं का उल्लंघन कब कब किया गया, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको बहुत डिटेल में नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहली दफा कब उल्लंघन किया गया, ध्यान से समझने का प्रयास करना है। राज्यपाल पद से संबंधित पहली बार जो उल्लंघन किया गया वो किया गया 1981-82 में, 1981 के आसपास। 1981 की घटना है, 1981 की बात है। ये बात है जम्मू कश्मीर राज्य की। कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य में उस समय सीएम थे फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर राज्य में फारूक अब्दुल्ला कौन थे सर? फारूक अब्दुल्ला थे सीएम। और यहां मुख्यमंत्री नियुक्त, राज्यपाल नियुक्त किया गया, माफी चाहूंगा, राज्यपाल नियुक्त किया गया एक व्यक्ति को जिनका नाम था जगमोहन। क्या नाम था? जगमोहन। और जम्मू कश्मीर राज्य में फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहते हुए बिना इनके परामर्श यानी मुख्यमंत्री से बिना परामर्श जगमोहन को क्या बना दिया गया? राज्यपाल बना दिया गया। बिना परामर्श जगमोहन को राज्यपाल बनाया गया। जगमोहन राज्यपाल बने या राज्यपाल बनाए गए, राज्यपाल नियुक्त हुए। ये याद रखना है, पहली बार उल्लंघन हुआ था किसका भाई? परंपरा का। जब फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहते हुए जगमोहन जो है इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया था बिना फारूक अब्दुल्ला से परामर्श लिए हुए। पहली बार उल्लंघन यहां हुआ है, किसका भाई? परंपरा का। और परंपरा का उल्लंघन किया जा सकता है, असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि परंपराएं भारत के संविधान के प्रावधान नहीं है। इनको सामान्यतः कायदे के रूप में माना जाता है और सामान्यतः कायदे का उल्लंघन किया जा सकता है। आप कहेंगे ठीक है सर, एक बार उल्लंघन हुआ जम्मू कश्मीर में, और कहां उल्लंघन हुआ सर? दूसरा उल्लंघन हुआ सरदार उज्जवल सिंह के संबंध में। कब? सरदार उज्जवल सिंह के संबंध में। सरदार उज्जवल सिंह जो है वो पंजाब के रहने वाले थे। सरदार
उज्जवल सिंह पंजाब के रहने वाले थे, आपको याद रखना है। सरदार उज्जवल सिंह कहां के रहने वाले थे सर? पंजाब के रहने वाले थे। और पंजाब के रहने वाले सरदार उज्जवल सिंह को पंजाब का ही राज्यपाल बना दिया गया। सरदार उज्जवल सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। कहां के रहने वाले थे सर? पंजाब के रहने वाले। और पंजाब के रहने वाले व्यक्ति को पंजाब का ही राज्यपाल बना दिया गया, तो इसका मतलब किसका उल्लंघन हुआ? इसका मतलब उल्लंघन हुआ किसका सर? परंपरा का। क्लियर है ना? ये याद रखना है, मैंने डिटेल में नहीं लिखवाया, शॉर्ट में लिखवाया है। सरदार उज्जवल सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। ये उल्लंघन इसलिए हुआ क्योंकि सरदार उज्जवल सिंह पंजाब के ही रहने वाले थे। और कब उल्लंघन हुआ सर? तीसरी बार जो उल्लंघन हुआ है ना, या ये इससे पहले का तथ्य है। एच.सी. मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे। एच.सी. मुखर्जी को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। मुखर्जी को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। बंगाल के रहने वाले थे और बंगाल का ही इन्हें क्या बना दिया गया? बंगाल का ही राज्यपाल बना दिया गया। ध्यान से समझना है, एच.सी. मुखर्जी कहां के रहने वाले? बंगाल के। और इन्हें ही बंगाल का क्या कर दिया गया? राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। तो बताइए परंपरा का उल्लंघन हुआ या नहीं? आपके सर बिल्कुल परंपरा का उल्लंघन हुआ। कहानी क्लियर है? कितनी बार उल्लंघन हो रहा है? 3 बार हमारे सामने उल्लंघन हुआ। पहली बार अगर बात करें, मुख्यतः बात करें तो 1981 में सीएम फारूक अब्दुल्ला के बिना परामर्श पे जगमोहन को राज्यपाल बनाया गया। सरदार उज्जवल सिंह को पंजाब का होने के बावजूद पंजाब का राज्यपाल बनाया गया, है ना। एच.सी. मुखर्जी को बंगाल का होने के बावजूद बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अलावा एक मैसूर राज्य था जिसे आजकल हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं। मैसूर के शासक को मैसूर का ही राज्यपाल बना दिया गया था। समझने का प्रयास कीजिएगा। मैसूर के जो राजा थे, मैसूर के जो राजा थे उनको मैसूर का ही क्या बना दिया गया था सर? उनको मैसूर का ही राज्यपाल बना दिया गया था। यह भी उल्लंघन था किसका? उस राज्य से राज्यपाल नहीं होना चाहिए, इस प्रावधान का ध्यान रखना। महाराजा मैसूर, महाराजा मैसूर, इस क्षेत्र को आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं। महाराजा मैसूर को मैसूर राज्य का, मैसूर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल नियुक्त किया गया, यह भी एक उल्लंघन था इस परंपरा का। इसके अलावा सर हमारे राजस्थान में कभी उल्लंघन हुआ है क्या सर? बिल्कुल हुआ है सर। कब हुआ सर? एक आप राज्यपाल की आप सूची पढ़ेंगे तो एक नाम पढ़ेंगे आप, मिलाप चंद्र जैन। क्या पढ़ेंगे? मिलाप चंद्र जैन करके हमारे राज्यपाल रहे हैं। ध्यान रखना, मिलाप चंद्र जैन जोधपुर के थे। कहां के रहने वाले थे? जोधपुर के। और जोधपुर के मिलाप चंद्र जैन को, जोधपुर के रहने वाले मिलाप चंद्र जैन नामक व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। मिलाप चंद्र जैन कहां के रहने वाले सर? जोधपुर के। जोधपुर कहां पड़ता है सर? राजस्थान में। और मिलाप चंद्र जैन राजस्थान के थे और राजस्थान के होने के बावजूद इनको क्या बना दिया गया? राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। मिलाप चंद्र जैन जोधपुर राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए। राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए। मिलाप चंद्र जैन जोधपुर राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त। कहानी क्लियर है? चलिए, आशा करता हूं यहां तक की कहानी क्लियर आपको हुई होगी। ठीक है, ये हमने किसके बात की भाई? राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में और परंपराओं के बारे में बात की। ध्यान से समझना सर, राज्यपाल की योग्यताओं और परंपराओं के साथ राज्यपाल के पद से संबंधित कुछ क्या होता है? राज्यपाल के पद से संबंधित कुछ शर्तें भी होती हैं। कहानी क्लियर हुई? लेकिन उन शर्तों के ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे, क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे लगभग 1 घंटे का ये लेक्चर रिकॉर्ड करना था आपके लिए, लेकिन थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आज बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी की चीजें हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई होगी। 1 मिनट का समय लेते हुए पिछली क्लास को रिपीट कर रहा हूँ, पिछली चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करें। हमने आज किसके बारे में पढ़ना शुरू किया भाई? राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। और राज्यपाल की योग्यता में हमने पढ़ा कि
राज्यपाल जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए वो राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है। दूसरा, राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन संविधान में किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। जो योग्यताएं हैं उनका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 157 में है। ये योग्यता दो ही है, दो के अलावा राज्यपाल की कोई योग्यता नहीं है। लेकिन राज्यपाल के पद पे नियुक्ति देते समय इन परंपराओं का ध्यान रखा जाता है। परंपराएं मुख्यतः दो हैं। आप कहेंगे सर ये परंपरा कहां से आई? परंपराएं हम पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित या केंद्र व राज्यों के संबंधों को लेकर समय समय पे विभिन्न आयोग बनाए गए। हम पढ़ेंगे पुंछ आयोग बनाया गया, है ना। इसके अलावा पुंछ आयोग के अलावा सरकारी आयोग बनाया गया, है ना। दक्षिण भारत की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने राजमन्नार आयोग बनाया था। राजमन्नार आयोग की बात करें, पुंछ आयोग की बात करें, या फिर आप बात करेंगे सरकारी आयोग की, विभिन्न आयोगों ने राज्यपाल से संबंधित कई सिफारिशें की, कई प्रकार की बातें उन्होंने कही कि राज्यपाल के पद से संबंधित ये प्रावधान होने चाहिए। उन्हीं प्रावधानों में से कुछ परंपराओं को उठाया गया है और दो परंपराओं का हमने जिक्र किया। पहला कि जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए उस राज्य के सीएम से परामर्श लिया जाना चाहिए, और दूसरा, राज्यपाल उस राज्य से संबंधित ना हो जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए। ये परंपराएं हैं, संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए कई दफा इन परंपराओं का उल्लंघन भी किया गया। पहली दफा उल्लंघन मुख्यतः कब किया गया? 1981 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहते हुए बिना इनके परामर्श से जगमोहन को राज्यपाल नियुक्त किया गया, तब उल्लंघन हुआ। सरदार उज्जवल सिंह को पंजाब का होने के बावजूद पंजाब का राज्यपाल बना दिया, तब भी उल्लंघन हुआ। एस टी मुखर्जी बंगाल का होने के बावजूद बंगाल का ने राज्यपाल नियुक्त किया गया, तब भी उल्लंघन हुआ। महाराजा जो मैसूर थे, मैसूर के जो शासक थे, राजा थे, उनको मैसूर का राज्यपाल बना दिया गया, तब भी उल्लंघन हुआ। और मिलाप चंद्र जैन जोधपुर राजस्थान के थे, इन्हें जोधपुर का राज्यपाल, माफी चाहूंगा, इन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। यहाँ भी किसका उल्लंघन हुआ? परंपराओं का उल्लंघन हुआ। इन बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। कल की क्लास 9 से 10 बजे तक रहेगी और लाइव रहेगी, और आशा मैं ये करता हूं कि कल की क्लास हम बहुत बेहतरीन ढंग से पूरी 1 घंटे की पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज कारण मैंने बता दिया, किसी कारणवश ये क्लास में थोड़ी ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलिए मिलते हैं सर कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।